हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में। सबसे पहले हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। किस टाइप की लाइंस हमारे पास होती हैं और किस टाइप से इनके जो ग्राफ हैं वो बनते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं ये तो हमारे पास हो गया चैप्टर का नाम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम सीखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। इंटरसेक्टिंग लाइंस, अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस का यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो लाइंस हमारे पास क्या है, इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब एक दूसरे को कट करेंगी, उन्हें हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मेरे पास सिंपल है, हम इसको अभी के लिए इतना ही कर लेते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें पैरेलल लाइंस के बारे में, पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो बिल्कुल एक साथ चलती हैं, यानी कि उनके बीच का जो गैप है, यानी कि एक लाइन ये है मेरे पास और एक लाइन ये है, तो ये जो डिफरेंस है दोनों का ये हमेशा सेम रहेगा। ये लाइनें कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं, ठीक है। नेवर इंटरसेक्ट, ये लाइनें आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। आप इनको जितना मर्जी दूर तक ले जाएं तो आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। तो ये होती हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने 9th क्लास में भी सीखी होंगी। पैरेलल लाइंस के चैप्टर है वहाँ पे भी, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, इस टाइप से काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, 2-3 चैप्टर। तो पैरेलल लाइंस में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो लाइंस हमारे पास क्या हैं, बिल्कुल दोनों ही एक ही स्ट्रेट लाइन में फॉलो करें और बीच का जो डिफरेंस है दोनों का वो बिल्कुल कांस्टेंट रहे, यानी कि वो वेरी ना करे, ना तो वो कम हो ना वो ज़्यादा हो, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइंस। उसके बाद आते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस वो होंगी जो लाइंस बिल्कुल एक ही स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ये है, ठीक है, और दूसरे वाली स्ट्रेट लाइन भी बिल्कुल इसी के ऊपर ही है, ठीक है। मतलब दो स्ट्रेट लाइन आपके पास एक ही फॉलो करें, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन को फॉलो करें। दो ऐसी स्ट्रेट लाइंस जो एक ही लाइन को फॉलो करें तो उसे हम बोल सकते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो ये तीनों लाइंस आपको आनी चाहिए बनानी। इंटरसेक्टिंग लाइंस हम बोलते हैं जो लाइनें हमारे पास क्या है, दोनों एक दूसरे को कट करती हैं, और पैरेलल्स में आपके पास दोनों के बीच का जो गैप है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। और कोइंसिडेंट लाइंस में आपके पास क्या है, जो दोनों लाइनें हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास तीनों लाइंस के बारे में कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं। अब हम इसके बेस पे क्या है, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जिनको हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे और उनकी जो इक्वेशंस हैं वो भी हम बना के सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं हम। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 years एगो। देखिए एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि ये 7 years एगो या आफ्टर 3 years एगो, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एगो का मतलब क्या होता है कि पीछे जाना है, या फिर इसमें बोला गया है जैसे कि 3 years फ्रॉम नाउ, कि 3 साल बाद। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप अपनी एज को ही कंसीडर करें। सपोज करो आपकी जो प्रेजेंट एज है अभी के लिए, प्रेजेंट एज आपकी कुछ भी हो सकती है। मैंने जस्ट एग्जांपल ले लिया कि आपकी प्रेजेंट एज क्या है, x है, ठीक है। आपकी प्रेजेंट एज x है। अगर आपको बोला जाए 5 years एगो, यानी कि 5 साल पहले, 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी, तो अभी आपकी एज x है, तो x में से अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो आपकी जो 5 साल पहले की एज थी वो आ जाएगी। जैसे कि अगर प्रेजेंट एज अभी आपकी 25 है, तो अगर 5 साल पहले पूछी जाए तो 25 - 5 यानी कि 20, तो आपकी एज कितनी आ जाएगी, 20। अगर आपसे बोला जाए कि आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज के 5 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, तो उसमें आप x + 5 करेंगे, क्योंकि आपको आने वाली एज के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि आपकी जो भी एज आगे आएगी, आप जो भी आपके ईयर्स बढ़ेंगे तो उसमें क्या है, आप प्लस करके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि एज तो आपकी बढ़नी है, घटनी तो नहीं है, क्योंकि वो पीछे की बात करेंगे तब आपने माइनस करना है, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एगो में क्या लगेगा, और अगर आपको वो बोले कि आफ्टर दैट या आफ्टर 4 ईयर्स तो एज कितनी होगी, उसमें आप प्लस करके चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं दोबारा से। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 ईयर्स एगो आई वॉज 7 टाइम्स ओल्डर एज यू वर। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 ईयर्स एगो यानी कि 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स कि मेरी जो आयु है, ये मेरी जो एज है वो 7 गुना थी एज यू वर, जब आप उस टाइम थे। यानी कि वो 7 साल पहले की बात कर रहे हैं आफ्ताब, और वो बोल रहे हैं कि जितनी एज आपकी थी उसका अगर 7 गुना कर दिया जाए तो उतनी एज मेरी थी। कहने का मतलब ये है कि अगर उसकी बेटी की एज 2 साल थी तो आफ्ताब की एज 14 ईयर्स थी, 7 साल पहले की बात है। ठीक है, उसके बाद बोला है आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब उसने बोला है कि अब जो एज है 3 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, आई शैल बी 3 टाइम्स एज यू विल बी। उसने बोला कि 3 साल बाद अगर हम बात करें, आज की प्रेजेंट एज से 3 साल बाद की बात करें, तो मेरी जो एज है वो 3 गुना हो जाएगी आपकी एज से। ठीक है, अपनी बेटी की एज से। रिप्रेजेंट सिचुएशन ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे मान ही लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर की जो प्रेजेंट एज हमने मान ली, वो मान ली हमने एक्स ईयर। हमने मान लिया कि उसकी जो प्रेजेंट एज है अभी वो एक्स ईयर की है। हमें नहीं पता एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। उसके बाद लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी होगी हमारे पास। आफ्ताब में ए यहाँ पे कैपिटल लिख लेते हैं। ठीक है, तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज हमने मान ली यहाँ पे वाई। ठीक है, दोनों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने सिर्फ प्रेजेंट एज लिखी है आफ्ताब की डॉटर की, और आफ्ताब की वाई मान ली हमने। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है 7 ईयर्स एगो, यानी कि 7 ईयर्स पहले, 7 साल पहले। अगर हम 7 साल पहले की बात करें तो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, यानी कि आफ्ताब डॉटर एज 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले उसकी पुत्री की जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, x-7। ठीक है, हमें नहीं पता x का मतलब क्या है यहाँ पे। और आफ्ताब की एज कितनी होनी चाहिए, आफ्ताब एज 7 ईयर्स एगो y-7। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों में से 7 माइनस कर दिया, क्योंकि 7 साल पहले की बात है तो हमें नहीं पता कितनी एज है उनकी। अब उसने बोला है कि जो आफ्ताब आई वॉज 7 टाइम्स ओल्ड एज यू वर। उसने बोला 7 साल पहले मैं आपकी आयु का 7 गुना था। ठीक है, 7 गुना था, इसका मतलब क्या है, जो आफ्ताब की जो आयु है y-7 वो 7 टाइम्स थी उसकी डॉटर की। ठीक है, बिल्कुल सही है। आफ्ताब की जो एज है वो इक्वल है 7 टाइम्स दैट इज डॉटर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y-7 इज इक्वल टू 7x-7 49। और यहाँ से हम वेरिएबल्स को एक साथ कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट को हम राइट साइड में कर लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू में 7x माइनस वाई, इसको मैं इधर लेके गया और इसको इधर लेके आ जाते हैं, माइनस के 7 + 49। तो अल्टीमेटली ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 42, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, जिस सिंपली इसको सिंप्लीफाई किया, उसने बोला आफ्ताब की जो एज है वो इक्वल है 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया और वेरिएबल्स को हमने सेपरेट कर लिया, एक्स वाई इधर रख लिया और बाकी कॉन्स्टेंट हमने इधर कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद उसने सेकंड क्या बोला है, अब मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। चलिए, सेकंड क्या बोला उसने, आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल बाद, प्रेजेंट एज से 3 साल बाद। अब अगर हम 3 साल बाद की बात करें तो आफ्ताब की जो डॉटर है उसकी एज कितनी होनी चाहिए, x+3, और आफ्ताब की कितनी होनी चाहिए, आफ्ताब की जो एज है वो कितनी होगी, y+3। उसके बाद क्वेश्चन में उसने बोला है कि अब जो सिचुएशन है एज की 3 साल बाद, कि अब मेरी जो एज है वो 3 गुना होगी आफ्ताब की डॉटर से। ठीक है, तो यानी कि y+3
इज इक्वल टू होगा 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 3। ठीक है, 3 गुना हो जाएगी आफ्ताब की एज जो है वो 3 गुना हो जाएगी उसकी डॉटर के। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 9, और इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 6। ठीक है, 3x ये वाई माइनस उधर जाएगा और ये 9 इधर आ जाएगा, 9 में से 3 गए माइनस के 6, इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से हमने 2 इक्वेशनें बनाई हैं। देखिए सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 ये है हमारे पास और इक्वेशन नंबर 2 ये है। अब इन दोनों इक्वेशनों को हमने क्या है ग्राफिकली समझना है कि ये जो इक्वेशंस हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं या कोइंसिडेंट लाइंस हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ बहुत ही आसान है। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आपको सबसे पहले पॉइंट्स निकालने होते हैं कि पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे जो ग्राफ के लिए यूज़ होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं हम यहाँ पे। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, सबसे पहले तो आप एक बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स से थोड़ा सा आसान पड़ेगा आपको, इस तरह से यहाँ पे x यहाँ पे y। अगर x की वैल्यू 0 है, हमेशा आप इन्हीं क्वेश्चनों में इस टाइप का फॉर्मूला लगाएंगे। आप हमेशा x की वैल्यू को 0 रखेंगे और फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर y की वैल्यू को 0 रखेंगे, फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू को 0 रख दूँ तो y की वैल्यू मेरे पास आती है -42, और अगर y की वैल्यू 0 रख दें हम तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 6 42। ठीक है, तो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से मेरे पास पॉइंट्स निकल के आ जाते हैं 0 -42 एंड 6,0। 2 पॉइंट्स मेरे पास निकल के आते हैं। इसी तरह हम इसका भी ये टेबल बना लेते हैं। सेकंड टेबल में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे x यहाँ पे y। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, और अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो यहाँ से पॉइंट्स मेरे पास आ जाएंगे 0 6 एंड -2,0। ठीक है, तो इसको अब हमें, ये तो हो गया हमारे पास न्यूमेरिकली, यानी कि जिसको हम अलजेब्रिकली बोलते हैं। अलजेब्रिकली हमने ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर ली थी और इस तरह से हमने इनको ग्राफ के लिए यूज़ करेंगे। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा इसका? ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट्स को ग्राफ पे लेके चलना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक यहाँ पे इस तरह से ग्राफ को शो कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नंबर आपके पास -42 है और y की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे 3 3 का गैप ले लेते हैं। 3 3 दूनी 6 3 3 9, 3 में भी बहुत बड़ा बन जाएगा ही, 3 को रहने दो आप, 4 4 का गैप ले लो या 5 5 का गैप ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 10 15 20 25 30 35, बहुत बड़ा बनेगा फिर भी। 6 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं हम, तब भी चल जाएगा क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम 6 ही है। तो यहाँ पे हम 5 5 का गैप लेते हैं। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। ठीक है, और ये सारे नेगेटिव साइन के हैं क्योंकि y की वैल्यू है ये, तो नेगेटिव लिख के चलेंगे हम। और x की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम है 6। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 5 और 10, 5 10 -5 -10, ये माइनस x एक्सिस, ये y और ये x एक्सिस। तो हम ग्राफ पे चलते हैं 0 -42। तो 0 -42 यानी कि 42 कुछ आपके पास यहाँ पे आएगा। ठीक है, 0 -42 और एक 6 0 6 0 6 आपके पास यहाँ पे आएगा और 0 यहाँ पे आएगा 6 0। तो अब हम इन दोनों लाइनों को मिला देते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद 0 6 0 6 6 आपके पास यहाँ पे आएगा और इस लाइन को ऊपर तक ले जाते हैं हम क्योंकि इंटरसेक्टिंग कर सकती है 0 6 और ये -2 एंड 0 -2 एंड 0। ठीक है, और ये दोनों तो बिल्कुल एक ही लाइन पे हो गया हमारे पास। 0 6 -2 और 0 -2 और 0। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ऐसे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आप इसको मेंशन कर सकते हैं और ये लाइन जो है बिल्कुल नीचे तक जाएगी। तो इसको जैसे हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो लाइन है ये इंटरसेक्ट करेगी।
ठीक है। तो इस तरह से आप ग्राफिकली इस चीज़ को शो कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड 3.1 का, उसमें भी हमारे पास सेम ही है, बस मैं आपको इक्वेशंस के बारे में समझाऊंगा और उसके बाद आप ग्राफिकली या आप जो भी अलजेब्रिकली करेंगे वो आप आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या कहती है? क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल्स। एक कोच है क्रिकेट टीम के, उसने क्या किया, 3 बैट एंड 6 बॉल्स खरीदे, वो भी 3900 में। लेटर शी बाय अनदर बैट, उसने फिर से एक बैट और 3 बॉल्स खरीदी। रिप्रेजेंट द सिचुएशन, और वो जो 1 बैट और 3 बॉल्स खरीदी, वो खरीदी उन्होंने 1300 में। रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो हमें अलजेब्रिकली और ग्राफिकली सिचुएशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लेट द प्राइस ऑफ बैट, लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू एक्स, लेट द प्राइस ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू वाई। तो हमने क्या किया, बैट और बॉल के जो प्राइस हैं उनको हमने मेंशन कर दिया। अब उसने बोला है कि उसने खरीदी है 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने सबसे पहले खरीदी है 6 बैट यानी कि 6x प्लस और 3 बॉल, नहीं सॉरी 3 बैट हैं और 6 बॉल है, 3 बैट एंड 6 बॉल्स इज इक्वल टू 3900 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही उसने दोबारा से फिर 1 बैट और 3 बॉल खरीदी, 1 बैट और 3 बॉल खरीदी 1300 रुपये में, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, इक्वेशन नंबर 2, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 3 से डिवाइड करें दोनों साइड, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम इन दोनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप? सबसे पहले इसकी जगह पे 0 रखेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे बढ़िया सा, ऐसे करके यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y। x की जगह पे 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1300/2 यानी कि 650, और अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 1300, ठीक है। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे x और यहाँ पे y। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 1300/3, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 1300, ठीक है। उसके बाद आप इसको ग्राफ पे ले जाएंगे और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे 650 है, आपके पास 1300 वैल्यू मैक्सिमम ही है, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी समथिंग 1300 से बहुत छोटा आएगा, 650 के बहुत नज़दीक आएगा, 400 के आसपास, ठीक है। तो आप यहाँ पे 100, 200, 200 का गैप लेके भी ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है, बिल्कुल सिंप्लीफाई है। चलिए उसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं सबसे पहले। द प्राइस ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स वाज 160, यानी कि 2 किलोग्राम सेब का और 1 किलोग्राम ग्रेप्स का जो रेट है वो कितना है, 160 रुपये। और अगले दिन की बात की जाए या 1 महीने की बात की जाए, जो कॉस्ट है 4 किलोग्राम सेब की और 2 किलोग्राम ग्रेप्स की, वो कितनी है, 300 रुपये। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेट द प्राइस ऑफ, ये थर्ड क्वेश्चन है, लेट द प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल, यानी कि 1 किलोग्राम सेब की जो कीमत है वो लिख ली हमने x। लेट द प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल टू y, ठीक है। तो 1 किलोग्राम सेब की जो कीमत है वो x और 1 किलोग्राम जो अंगूर है उसकी जो कीमत है वो y है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम एप्पल हैं और 1 किलोग्राम अंगूर हैं, तो इनकी जो कीमत है वो 160 रुपये है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी में क्या बोला गया उसने बोला है कि 1 मंथ कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल, 4 किलोग्राम एप्पल एंड 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप इज इक्वल टू 300 रुपये, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन बन गई हैं हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई करेंगे। दोनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 2x प्लस वाई, यहाँ पे 2x प्लस वाई है,
तो आप किसी को भी नेगलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप बॉक्सेस बना के भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बॉक्सेस बना के तो बहुत ही आसान पड़ जाता है आपके लिए। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी आएगी, वाई की वैल्यू आएगी 160, और अगर वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 80। ठीक है, सेकंड में सेम ऐसे ही करेंगे आप, फिर से यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y, x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 150, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 75। ठीक है, और इसके बाद आप इसको ग्राफ पे ले जाइए और बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने सीखा कि वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरह से आप कोइंसिडेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड और आपके पास जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं उनको किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से उनको अलग अलग समझ सकते हैं आप ग्राफिकली तरीके से, और किस तरह से आपके पास अगर कोई सिचुएशन बनी आई है, यानी कि कोई आपके पास स्टेटमेंट लिख रखी है पैराग्राफ की फॉर्म में, तो उसको कैसे आपने इस इक्वेशन में सिंप्लीफाई करना है, अलजेब्रिकली किस तरीके से करना है, और ग्राफिकली भी मैंने आपको पहले क्वेश्चन कराया था, तो उसमें भी आप सिंपली इसी तरह के ग्राफ बनाएंगे और उसको आसानी से सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।